नमस्कार, स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन के अंदर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट हियरिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, जिसमें कुछ टिप्पणियां इलेक्शन कमीशन के लिए हैं, कुछ स्टेट्स के लिए हैं, राज्य सरकारों के लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण लीगल अपडेट होने वाले हैं। पूरे एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की जो पिछले हफ्ते की जो पूरी हियरिंग हुई है, उसका पूरा निचोड़ आपके साथ इस सेशन में साझा कर रहा हूं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साझा करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स भी बनाते रहें। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स लेके आया हूं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले में स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यानी एसआईआर है, उसको किसी भी हालत में स्क्रैप नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। आप लोग भी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि एसआईआर को बंद कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। आपने हमारे पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि ईसीआई के डोमेन में है, ईसीआई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेगा। हालांकि जो प्रक्रिया के अंदर जो खामियां हैं उसको लेकर रह रहकर दिशा निर्देश आते रहेंगे और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने हालिया अपनी टिप्पणी में, जो पहली बात मैं आपको ऐसी कम से कम मैं आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं आज के इस लाइव सेशन के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले, मैं आपको रिसेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर है, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन कोई जेन्युइन वोटर परेशान भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जेन्युइन वोटर के अधिकारों की रक्षा के लिए भी बहुत सारे सेफगार्ड और बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पिछले एक हफ्ते के अंदर की है। आपके साथ काफी दिनों के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद ही हम सेशन लेके आ रहे हैं, तो ये एक मास्टर सेशन होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को नहीं रोकेंगे, मगर उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेन्युइन वोटर को हम परेशान भी नहीं होने देंगे। तो आखिर अब आपके मन में सवाल आएगा कि सही कौन है? इलेक्शन कमीशन सही है, या फिर राज्य सरकारें सही है, या फिर आम वोटर सही है? हाल ही की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में केस का नाम मोस्तारी बानू बनाम इलेक्शन कमीशन, और वही केस आपका इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी वर्सेस ईसीआई वाला केस भी है। ठीक है, 2025 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल एसआईआर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए और वेस्ट बंगाल एसआईआर की डेडलाइन को एक्सटेंड भी कर दिया है। ठीक है, जो पुरानी हमने मोस्तारी बानू वाली डायरेक्शंस आपको बता रखी हैं वो पहले आई थी, अब ये इस एक हफ्ते के दौरान महत्वपूर्ण डायरेक्शंस आई हैं, वो अलग डायरेक्शन है। जो आज हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन है। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के लिए के साथ आपके लिए सेशन लेके आते हैं। देखिए, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि सर की जो कंप्लीशन है उसमें कोई भी इंपीडिमेंट नहीं आने दिया जाएगा। मतलब सर को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सर को पूरा होने में जो भी अड़ंगा अटकाएगा उसको रोक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा। दूसरी बात, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनके फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो कोई भी फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल ऑर्डर पास करने का अधिकार किसका होता है? ईआरओ का होता है, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर का होता है। माइक्रो ऑब्जर्वर कोई भी फाइनल आदेश पारित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि डेडलाइन को 14 फरवरी से आगे एक्सटेंड किया गया। जो वेस्ट बंगाल एसआईआर का मामला था उसमें जो एसआईआर की डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी टिप्पणियां की है सॉफ्टवेयर को लेकर भी, कि हां भाई, जो ईसीआई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके अंदर खामियां हैं और उस सॉफ्टवेयर की वजह से लोग गाहे बगाहे इलेक्टोरल रोल से बाहर हो रहे हैं, वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस में उनके नाम आ रहे हैं अगर उनके नाम के अंदर उनका मिडल नेम मिसिंग है। जैसे सपोज करो किसी का नाम संजय कुमार मिश्रा है और उसके वोटर लिस्ट में अगर कुमार नहीं है तो इस वजह से भी उसका नाम वोटर लिस्ट से हट रहा है और इसके लिए सर हियरिंग के नोटिस आ रहे हैं और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आज का यह सेशन काफी डिटेल में होने वाला है, तो शांति से बैठिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये ध्यान रखिए, ये पूरा मामला जो है एसआईआर का, इलेक्टोरल रोल रिवीजन का, ये सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है,
ये है मतदाताओं के अधिकारों के बारे में, वोटर राइट्स के बारे में, ड्यू प्रोसेस के बारे में, फेडरल बैलेंस के बारे में, राज्य और केंद्र की शक्तियों के संतुलन के बारे में और संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी का यह पूरा मामला बनता है। आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं? आज के इस सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट हियरिंग में क्या कहा, ईसीआई के पावर्स क्या हैं अनुच्छेद 324 के तहत, और क्या वोटर डिलीशन इतनी आसानी से हो जाएगा क्या, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का है उसकी लीगल पोजीशन क्या है और उसके साथ साथ इसका हमारे डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ता है वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। अंत तक सेशन में बने रहिएगा क्योंकि अंतिम लीगल एनालिसिस आपकी समझ को बिल्कुल नए स्तर पर लेके जाएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी ऐप पर आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक लॉ पर पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैट में पिंड कमेंट के रूप में भी मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अगर डिटेल में स्ट्रक्चर तरीके से संविधान की तैयारी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर बात करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एसआईआर का प्रोसेस है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। हालांकि आप जो काफी लोग हैं इस बात को जानते होंगे, इसको समझते होंगे, मगर मैं आपको यहां पर बिल्कुल 15 सेकंड के अंदर बिल्कुल क्रिस्प तौर पर बता देता हूं, एसआईआर को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं, लीगल पोजीशन क्या है एसआईआर की वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इलेक्शन कमीशन को क्या पावर है? इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्टोरल रोल को यानी कि वोटर लिस्ट को तैयार कर सकता है, उसके साथ साथ वोटर लिस्ट को रिवाइज कर सकता है और जो डेड या फिर शिफ्टेड वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा भी सकता है, और जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको करेक्ट करने की, उनको ठीक करने की भी पावर चुनाव आयोग के पास है। अब सवाल यह आएगा कि ऐसा करने की पावर चुनाव आयोग के पास आती कहां से है? आर्टिकल 324 जो संविधान का है वहां से यह पावर आती है और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 और 22 से यह पावर आती है, जो पूरी की पूरी पावर कहीं ना कहीं इंश्योर करती है कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो सर करवा सकता है, एसआईआर करवा सकता है, वोटर लिस्ट रिवीजन में करवा सकता है। यह कानूनी स्थिति है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, इलेक्शन कमीशन करवा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। लगभग 58 लाख वोटर वो जो एब्सेंट मान लिए गए, डेड मान लिए गए या फिर वो शिफ्टेड मार्क हुए थे वेस्ट बंगाल एसआईआर के दौरान। लगभग 1.5 करोड़ नोटिस जारी हुए वेस्ट बंगाल एसआईआर में। एलिगेशंस लगे, क्या आरोप लगे कि माइनर स्पेलिंग मिसमैच है, उसकी वजह से भी लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया। मिडिल नेम जैसे कि कुमार अगर नहीं है किसी के वोटर लिस्ट में या वोटर एपिक कार्ड के अंदर, तो उसको भी मतदाता सूची से हटाने के लिए उसको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मानते हुए उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया। और बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन में नाम में कई बार डिफरेंस होता है, जैसे रॉय से रय, ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फिल्टरिंग, जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो छटनी हो रही है उसमें भी खामियां पाई गई। और 8000 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को भी ध्यान में रखिएगा। और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू होता है, उसको हम समझते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है अभी तक। अब आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के अंदर स्पष्ट रुख क्या है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से एक बात कह दी है। क्या कहा है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो एसआईआर है वो जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा। यह रुख बिल्कुल साफ कर दिया है क्योंकि संवैधानिक पावर है चुनाव आयोग की, है ना। कोर्ट सर की कंप्लीशन में, एसआईआर की कंप्लीशन में कोई भी बाधा नहीं आने देगा। कोर्ट ने यह भी इंश्योर किया है कि हम किसी भी प्रकार की जो बाधा है एसआईआर में नहीं आने देंगे और सभी स्टेट इसे समझ ले। बता दिया है सभी राज्य सरकारों को, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि हम किसी भी तरीके का अड़ंगा एसआईआर के प्रोसेस में अड़ने नहीं देंगे। मगर इसका मतलब क्या है कि मतदाता अधिकारों का हनन होने दिया जाएगा? नहीं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर प्रोसेस के अंदर कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं,
तो उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। उसके लिए समय समय पर अपने दिशा निर्देश भी दिए हैं और आगे भी देंगे। और इस केस में भी जब ये हाल ही में सुनवाई हुई तो उसमें कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी दिए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने क्या कहा, राज्य सरकारों को या किसी को भी कोई भी बाधा नहीं डालने दी जाएगी एसआईआर के प्रोसेस में। यह स्टेटमेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक ऑटोनॉमी देता है। देखिएगा कि जो आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन को क्या देता है, वो इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक ऑटोनॉमी देता है। कोर्ट ने इस मामले पर एसआईआर पर स्टे नहीं लगाया है, बात ध्यान रखिएगा, बल्कि एक संतुलन बैठाया है, बैलेंस किया है। किसको? इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को, जेन्युइन वोटर प्रोटेक्शन को और संवैधानिक बैलेंसिंग का क्लासिकल उदाहरण के रूप में इस पूरे केस को पेश किया है। कैसे किया है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस केस के जरिए और इन जो रिसेंट हियरिंग में जो कोर्ट ने ये टिप्पणियां वगैरह की हैं, उससे एक चीज बिल्कुल साफ है और कोर्ट का संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है कि क्लीन इलेक्टोरल रोल जरूरी है, कि साफ सुथरी हमारी वोटर लिस्ट होनी चाहिए, उसमें खामियां नहीं होनी चाहिए। कोई जो व्यक्ति अपात्र है वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मर गया है उसका भी नहीं होना चाहिए। जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी चेंज कर गया है, कहीं दूसरी जगह बस गया है और वहां पर वोटर लिस्ट में नाम एंटर करवा लिया है, तो जहां पर अब उसका है वहां से हट जाना चाहिए, है ना? क्योंकि एक ही जगह होना चाहिए और कानून का अनुपालन जरूर होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस मेंटेन होगा। यह बात भी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कही है। आप मुझे बताइए, क्या आप अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं और आपको यह सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? मुझे बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर के ऊपर कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दी है, उसको भी समझते हैं। उससे पहले पुष्प जी ने कमेंट किया है, थैंक्स, गुड एनालिसिस, डिस्कशंस टुडे A to Z, थैंक्स, थैंक यू। सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप डिटेल में बने रहिएगा। बिल्कुल 10 मिनट और लूंगा आपकी, मगर आपको इतना सब कुछ पता चलने वाला है, आप बोलोगे लास्ट में थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर हम हमेशा डिटेल्ड एनालिसिस लेके आते हैं। अब माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ी क्लैरिफिकेशन ये दी है, क्योंकि कोर्ट के सामने इस मामले में के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या माइक्रो ऑब्जर्वर फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं? क्या माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से में रहेगा या नहीं रहेगा? इस चीज का फैसला कर सकते हैं क्या? इस पर कोर्ट ने कहा कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के पास है, मतलब चुनाव अधिकारी के पास है। आप इतना समझ लीजिए कि बीएलओ के पास है, एक तरह से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं वो केवल असिस्ट करेंगे। फाइनल डिसीजन केवल इलेक्टोरल रोल ऑफिसर यानी कि ईआरओ ही लेगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही लेगा। और यह बिल्कुल सही लीगल पोजीशन है कानून के हिसाब से, ठीक है। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का है और जनप्रतिनिधित्व रूल्स जो हैं, इलेक्टोरल रूल्स जो हैं 1960 के, उनके अनुसार ईआरओ जो है वो क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है। क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब एक तरह से आप इस तरीके से समझिए, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, अर्ध न्यायिक अथॉरिटी है। न्यायिक अथॉरिटी में तो क्या होता है, कोई आप जाते हैं, आप एविडेंस देते हैं और वो फैसला सुनाते हैं, मगर ये पूर्णतः न्यायिक बॉडी नहीं है। ये एक तरह से अर्ध न्यायिक अथॉरिटी है जहां पर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन डिसाइड होते हैं। किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, जिसका नाम हटाया जा रहा है उसको नोटिस इश्यू होंगे और उसको अपना प्रतिवेदन और रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार होगा, उसको अपने क्लेम के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने का अधिकार होगा, उसकी सुनवाई होगी और तभी फाइनली डिसाइड किया जाएगा ईआरओ के द्वारा। और यहां पर जो ये ईआरओ है या फिर जो क्लेम सेटलमेंट अथॉरिटी है वो एक तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करती है। और इस क्लैरिफिकेशन से जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है वो सुरक्षित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला कि हाँ भाई, जो ये माइक्रो ऑब्जर्वर हैं ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी भी कारण से, बल्कि जो फाइनल डिसीजन है कौन लेगा, वो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर ही लेगा, क्योंकि वही अधिकृत है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत और इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत, ठीक है। अब यहां पर आगे हम एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर। सॉफ्टवेयर पर जस्टिस जॉयमाला बागची ने बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी है, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है और तीखे सवाल भी खड़े कर दिए, स्पष्ट सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
सॉफ्टवेयर और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर चिंता जताई है। जस्टिस जयमाला बागची ने सॉफ्टवेयर सिस्टम पर सीरियस रिजर्वेशन व्यक्त किए हैं, मतलब एक तरह से सवाल खड़े किए हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि रॉय वर्सेस रे, अगर किसी का नाम रॉय है और इलेक्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम RAY लिखा हुआ है सरनेम, तो उसको आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया सॉफ्टवेयर ने। किसी का नाम मिडिल नेम में अगर कुमार नहीं है तो उसको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर डाल दिया, मतलब संदेहास्पद वाली स्थिति के अंदर डाल दिया। ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश से बंगाली नाम को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इस वजह से भी लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला हुआ है। और ग्रैंड पेरेंट के एज गैप का लॉजिक लगा लिया गया, भाई तुम्हारे परदादा तुम्हारे दादा में और तुम्हारे बीच में सिर्फ इतने सालों का कम डिफरेंस है, इस वजह से भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इस पर कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं और नेचुरल डिफरेंसेस एलिमिनेट कर सकते हैं, जो सामान्य जो डिफरेंस हो जिनको शायद ह्यूमन बीइंग अगर रिव्यू करता तो वो इनको इतना तवज्जो नहीं देता, मगर सॉफ्टवेयर यहां पर बिल्कुल कुल्हाड़ी लेकर बैठा है और कट 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 ऐसे नाम फटाफट काट रहा है वोटर लिस्ट से, और इसकी वजह से भी जो जेन्युइन वोटर हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से सहमत हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट इस मामले के अंदर तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर को लेकर टिप्पणी कर दी कि भाई हमें नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जिस तरीके से स्क्रूटनी हो रही है वो ठीक हो रही है। क्यों ऐसा, क्यों संवैधानिक मोमेंट है? क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यह कह दिया कि टेक्नोलॉजी की आप मदद ले सकते हो, मतलब मगर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही ह्यूमन सिस्टम को और मानवीय संवेदनाओं को और मानवीय रिव्यू प्रोसेस को बिल्कुल दरकिनार कर दे। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के सहारे सारे निर्णय नहीं ले सकते हैं। जिसका मर्जी हुआ वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया, जिसका मर्जी हुआ वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया सॉफ्टवेयर ने और उसी को आपने फाइनल मान लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसकी जो मानवीय समीक्षा है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मैकेनिकल नोटिस भेजे गए, जिसका नाम सॉफ्टवेयर की वजह से आउट हुआ उसको आपने नोटिस भेज दिए, भाई अपने दस्तावेज लाओ क्योंकि तुम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में आ गए हैं, तो ये भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का हनन है। और अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 जो मतदान का अधिकार देता है, राइट टू वोट का अधिकार देता है, अडल्ट सफरेज के राइट को भी इंपैक्ट कर सकता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको भी बताया है। कोर्ट ने यहां पर यह कह रहा है, कोर्ट ने यहां पर देखिएगा, हालांकि जो सॉफ्टवेयर को लेकर लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला जा रहा है, वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, मगर कोर्ट अभी ये नहीं कह रही कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से गलत है। समझ रहे हो? कोर्ट ये कह रही है कि अगर सॉफ्टवेयर ने एक बार रिव्यू कर लिया तो आपको अपना ह्यूमन माइंड लगाकर, मानवीय दिमाग लगाकर भी एक बार उसको देखना है और उसी के बाद फाइनल डिसीजन लेना है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के बहाने, सॉफ्टवेयर के सहारे नहीं बैठे रह सकते और सॉफ्टवेयर के सहारे बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे आपका? आप जवाब कमेंट तो करते हैं नहीं, आपके लिए बहुत डिटेल सेशन रिसर्च करके लाते हैं, बट आप सहयोग नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते किसी के साथ। इसलिए एक हफ्ते के बाद आपके लिए इस पे मैं सेशन लेके आया हूं। देखिएगा, अगर आप रोज सपोर्ट करते, अच्छा करते, तो आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण हम सेशन लेके आते हैं। और भी कई बार हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आप लोग हमारे मोटिवेटर हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहिए चीजों को, ताकि आपके लिए ऐसे सेशंस हम लाते रहें। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या केवल स्पेलिंग डिफरेंस पर लीगल नोटिस SIR के तहत भेजना उचित है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? क्या यह सही है अगर स्पेलिंग में सिर्फ थोड़ी बहुत गलती हो तो? अब आगे बात करते हैं SIR
कि जो डेडलाइन है उसकी एक्सटेंशन को लेकर कोर्ट ने क्या कहा और ग्रुप बी ऑफिसर को लेकर कोर्ट ने क्या कहा। यह मामला मोस्तारी बानू और ममता बनर्जी वाला है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वेस्ट बंगाल को लेकर है। इज इट क्लियर? समझिएगा, डेडलाइन एक्सटेंशन, वेस्ट बंगाल के डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्क्रूटनी डेडलाइन है, जिन लोगों को डिस्क्रिपेंसी नोटिस दिए गए उनको पहले 14 फरवरी डेट फिक्स की, यानी कि मतलब कल की डेट लास्ट डेट बताई गई थी, उस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको और एक्सटेंड कर दिया है, 14 फरवरी से भी आगे एक्सटेंड कर दिया है। समझ गए? तो मतलब क्या है, जिसको नोटिस आए हैं उनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी 14 फरवरी के बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर वोटर अधिकारों को लेकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है कि जल्दबाजी में डिसीजन कोई नहीं लेने दिया है। ठीक है, क्यों? और ऐसा कोर्ट ने क्यों किया है? क्योंकि नोटिस की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, बहुत भारी संख्या है, और वेरिफिकेशन में समय लगता है। अगर आप जल्दबाजी में वेरिफिकेशन को करेंगे तो गलतियां होनी लाजिम है। रोंगफुल डिलीशन से बचाव के लिए कोर्ट ने ये एक तरह से सेफगार्ड अपनाया है और डेट को एक्सटेंड करने की बात की है, और इसका निर्देश दे दिया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नोटिस के तहत वो अब 14 फरवरी के बाद भी किया जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। और कोर्ट ने यहां पर राज्य को एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि उसको 8,550 ग्रुप बी ऑफिसर उपलब्ध कराने होंगे, यानी कि 8550 अधिकारी जो ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं वो उपलब्ध कराने होंगे ईसीआई को। ईसीआई उनकी सूटेबिलिटी चेक करेगा और उनको ट्रेनिंग देनी होगी तो ट्रेनिंग देगा, ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को और जल्दी से कंप्लीट कर पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, एसआईआर के प्रोसेस को जल्दी और पूरा कर पाए। मतलब यहां पर राज्य सरकार की भी ड्यूटी है कि उसको भी मैन पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 8550 के करीब ग्रुप बी ऑफिसर प्रोवाइड करने पड़ेंगे ईसीआई को, ताकि जो ये एसआईआर का प्रोसेस है ये बिल्कुल सही तरीके से और बिना किसी गलती के फटाफट से हो सके। और ये जब ईसीआई को जब 8550 अधिकारी देने का ऑर्डर दिया है, तो ये एक चीज से हमें संविधान के तहत एक बात का और पता चलता है, और एक संविधान के अंदर जो एक प्रावधान है उसको और मजबूत करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत है, उसको और मजबूत करता है। कोर्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, ना तो प्रो ईसीआई है और ना ही प्रो राज्य सरकार है। कोर्ट यहां पर मतदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती है, और इसीलिए ऐसा सब कुछ कर रही है। कोर्ट जो है प्रो संविधान भी है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए हमने अपना संविधान का कोर्स लॉन्च कर दिया है। पिंड कमेंट में आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको एक बार जाके फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं, और मन करे तो आप अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मास्टर बना के छोड़ेंगे संविधान का। ठीक है, उसके अंदर लगभग कम से कम 150 घंटे का कंटेंट आपके लिए हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यूपीएससी, जुडिशरी, एपीओ, लॉ स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। ठीक है, और आम जनमानस के लिए भी बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश माध्यम से, जैसे आपसे रोजमर्रा में हम बात करते हैं इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर और एफिडेविट के बारे में। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा। देखिए, इस मामले के अंदर जब सुनवाई चल रही थी ना, तो ईसीआई ने एलिगेशंस भी लगाए। ईसीआई ने क्या एलिगेशन लगाए कि राज्य सरकार की तरफ से, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, उनकी मुख्यमंत्री की तरफ से थ्रेट्स दिए जा रहे हैं ईसीआई को, वायलेंस का खतरा बढ़ रहा है, और एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं हुए हैं, और ऑफिशियल को भी डराया धमकाया जा रहा है राज्य की तरफ से। कोर्ट ने डीजीपी को पर्सनल एफिडेविट फाइल करने को कहा है। यहां मतलब राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यहां बहुत गंभीर बात है। इलेक्शन ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो गैर कानूनी होती है। अब कोई चुनाव अधिकारी एसआईआर करने जा रहा है, उसमें अगर आप उसको थ्रेट करने का
अगर आप उसको धमकी दो, डराओ, धमकाओ, बोलो कि भाग जाए ऐसे, नहीं तो हम तुझे मार वार देंगे, तो ये एक तरह से क्या है, गैर कानूनी होगा ना। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की भी क्या ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि ईआरओ को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, बीएलओ को, चुनाव अधिकारियों को सुरक्षा प्रोवाइड करे। और ये सुरक्षा एंड प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है संविधान के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इसीलिए डीजीपी से पर्सनल एफिडेविट फाइल करवाया जा रहा है ताकि सारी चीजें ठीक से हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ईसीआई बिल्कुल भी कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकता है। कोर्ट ने यहां पर दोनों पक्षों को, चाहे वो मतदाता हो, राज्य सरकार हो या फिर चुनाव आयोग हो, उनके रेफरेंस में एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। अब अंत में हम अपने फाइनल एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं आज के इस सेशन में, और यही वो हिस्सा है जो इस पूरे सेशन का निचोड़ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाने वाला है। जो ये मामला है ना पूरा वोटर लिस्ट रिवीजन का, ये सिर्फ केवल, वैसे मोस्तारी बानू और ममता बनर्जी वाला ये मामला है, तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शंस आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। ये मामला अप्लाई होने वाला है बिहार पर भी, तमिलनाडु पर भी, केरला पर भी, पौंडीचेरी पर भी, यूपी में भी, और अभी उत्तराखंड के अंदर भी एसआईआर शुरू होने वाला है। और जहां जहां पर भी एसआईआर होगा वहां सभी राज्यों के लिए ये दिशा निर्देश काम आने वाले हैं। यहां पर आपको महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट्स हैं कुछ, उस पर क्या ध्यान देना है, कौन कौन से लीगल पॉइंट्स आपने आज समझे हैं इस सेशन के द्वारा। पहला, जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्वायत्ता है उसको रीअफर्म कर रहा है कि हाँ, एसआईआर करने के लिए ऑथराइज्ड है, बिल्कुल कर सकता है कानूनी तरीके से। प्रक्रिया के अंदर खामी नहीं होनी चाहिए, प्रक्रिया के अंदर खामी होगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, वो सुधार देंगे। जैसे आपने देखा भी है, हाँ, बहुत डायरेक्शंस दी भी हैं, और इस पर अभी कोई फैसला फाइनली तो नहीं आया है, बट इंटरिम ऑर्डर्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिशा निर्देश जारी दिए हैं। याद होगा आपको, बिहार एसआईआर के समय सबसे पहला आदेश दिया था कि आधार को स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट माना जाए, जब ईसीआई आधार को मान नहीं रहा था। समझ रहे हैं ना। और अभी मोस्तारी बानू के केस के अंदर और क्या हुआ, 10+2 के एडमिट कार्ड को भी डॉक्यूमेंट मान लिया गया। ये डायरेक्शन कहां से आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। बीएलओ के सुरक्षा के आदेश भी कहां से आए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। और रह रहकर डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, ये भी किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया ना। तो यही चीज है। और एक बात और आज के इस सेशन से हमें पता चला कि हाँ भाई, एसआईआर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पूरा लीगल प्रोसेस है। माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो स्टैट्यूटरी डिसीजन नहीं ले सकते, ईआरओ ही ले सकता है। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अगर कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी स्क्रूटनी जरूरी है, उसका रिव्यू जरूरी है। ठीक है, डेडलाइन एक्सटेंड कर ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो स्टेट का जो सहयोग है ऐसे मुद्दों के अंदर, ऐसे कार्यों के अंदर बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी बोला है कि तुम फटाफट से 8550 ग्रुप बी ऑफिसर्स ईसीआई को मुहैया कराएं ताकि जो एसआईआर का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से हो सके। और ऐसे किसी भी मामले के अंदर जो वायलेंस है, हिंसा जो है, वो बिल्कुल अनअसेप्टेबल होती है। ये भी कोर्ट के रुख से पता चल गया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि डीजीपी से पर्सनल एफिडेविट ले रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने की। ठीक है, तो आप ये इंश्योर करो कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी गलत कार्य वहां पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई से और रीसेंट हियरिंग अपडेट, जो ये फरवरी के पहले हफ्ते की अपडेट मैं आपको लेके आया, मतलब दूसरे हफ्ते की अपडेट जो मैं आपको लेके आया हूं, इसका एसेंस जो है वो यही है कि जो क्लीन इलेक्टोरल रोल है वो जरूरी है, लेकिन जेन्युइन वोटर्स को कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट टू वोट जो है वो वैधानिक राइट है, लीगल राइट है, कानूनी राइट है, लेकिन
आर्बिट्ररी डिलीशन कि किसी का भी नाम मनमाने तरीके से इलेक्टोरल वोटर लिस्ट से हटाना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और उसके साथ साथ संवैधानिक मोरालिटी के भी खिलाफ है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और एक पोल मैंने अभी इस लाइव चैट के दौरान भी चलाया हुआ है, आप उस पोल का भी जरूर जवाब दीजिए। आपसे मैं अंत में एक सवाल पूछता हूं कि क्या स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन जरूरी है, चाहे टेम्पररी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो जाए वोटर्स को, या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा हमें वोटर को देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोटर सर्वोपरि है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये डिटेल्ड संवैधानिक एनालिसिस आपको अगर 1% भी समझ आया, 1% भी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और YouTube का एक नया फीचर है हाइप का, उसको इस्तेमाल करिए, इस वीडियो को हाइप करिए ताकि आप जैसे और लोगों के पास ये सेशन पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। और आपको और एक्सक्लूसिव कंटेंट जो चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल सेशंस लाते रहते हैं। एक बात अंत में और बोलूंगा, लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं बना हुआ है, लॉ नागरिकों के लिए है। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर पूरे कानून का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। हाँ, अगर आप संविधान को डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी को डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को जरूर देख लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, बेझिझक जवाब दूंगा, कोशिश रहेगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। शुभ रात्रि।